नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहनं यशवंश नमो कारो सर्व पावपणाश्र मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की नमस्कार। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने जय प्रकृतियों जिनेन्द्र। का उदय स्वामित्व देखा था ना। प्रकृति सारी कंप्लीट हो गई थी। अभी एक बार गुणस्थान वाइज देख लेते हैं, शायद कंप्लीट हो गई होंगी। गुणस्थान वाइज नहीं किए थे अपन। हाँ, गुणस्थान वाइज देखना है। प्रकृतियां शायद कंप्लीट हो गई लगभग सब। हाँ, प्रकृतियां कंप्लीट हो गई थी, गुणस्थान वाइज देखना था। ठीक है, यही क्या तेरे को तू बोली ना, मैं दूसरा देखूं। ठीक है। अब हम एक बार गुणस्थान के साथ में देख लेते हैं। उदय योगी 122 प्रकृतियां हैं। 122 प्रकृतियां ओघबंध कहलाएंगी, ओघ उदय कहलाएंगी। ओघ उदय में कितनी हो जाएंगी? 122। ठीक है। अब ओघ उदय में 122 प्रकृतियां हैं। इन 122 प्रकृतियों में उदय हमने देखा, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कहाँ होता है? 13-14 गुण स्थान में होता है। आहारक द्विक का उदय कहाँ होता है? 6-7वें गुण स्थान में होता है। ठीक है। और कोई ऐसी प्रकृति? लगभग बाकी जो प्रकृतियां हैं वो किसमें रहती हैं? और हाँ, सम्यक वेदनी का उदय 4 से 7 में होता है, बराबर। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय तीसरे में होता है। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका उदय फर्स्ट गुण स्थान से नहीं होता। तो हमको बात करनी है, एक एक गुण स्थान वाइज हम देखते जाते हैं कि फर्स्ट गुण स्थान में कितनी उदय योग्य हैं और कितने का अनुदय अभी चल रहा है। अनुदय मतलब इस पर्टिकुलर गुण स्थान में वो अनुदय है, अनुदयमान प्रकृति है। फिर हाँ, अनुदयमान प्रकृति। फिर अभी उदय, उसका नया उदय प्रारंभ हुआ है, मतलब उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे कोई अगर प्रकृति का उदय प्रारंभ हुआ तो क्या कहना कि उसके ऊपर उसका उदय नहीं चल रहा था, इससे उसका उदय स्टार्ट हुआ है। और फिर उसके बाद फिर उदय विच्छेद। उदय विच्छेद मतलब अभी तक उसका उदय चल भी रहा हो, नहीं भी चल रहा हो, लेकिन अब इसके आगे के गुण स्थानों में उसका उदय कंपलसरी नहीं होगा, इसीलिए यहीं तक उसका उदय संभव है। तो ये लास्ट गुण स्थान है उसके उदय का। इसके आगे के गुण स्थानों में उदय नहीं होता तो वो प्रकृति उदय विच्छेद में चली जाएगी। तो ऐसे जो प्रकृति अनुदय में देखना है हमको, उसके लिए क्या देखेंगे कि अनुदय जो प्रकृति होती है, ओघबंध में से अगर अनुदयमान प्रकृति को माइनस करेंगे, मतलब अभी इस गुण स्थानों में क्या है, वो उदय में नहीं है। उदयों की गुण स्थान, उदयों की प्रकृतियां इस फर्स्ट गुण स्थान में नहीं है। तो अब हमको फर्स्ट गुण स्थान से बात करनी है। तो जो भी फर्स्ट गुण स्थान से स्टार्ट नहीं हो रहा है जिनका उदय, उनको हम क्या कर देंगे? फर्स्ट में ही अनुदय में डाल देंगे। ठीक है। तो कितनी प्रकृति हो गई? तीर्थंकर नाम कर्म 1 प्रकृति, आहारक द्विक 2 प्रकृति, सम्यक वेदनी 1 प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी 1 प्रकृति। तो कितनी हो गई? 5। तो 5 प्रकृति क्या हो जाएंगी? फर्स्ट गुण स्थान में अनुदयमान हो जाएंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये 5 प्रकृति अनुदयमान होने के कारण से हमको उदय योगी प्रकृतियों में ओघबंध में से माइनस कर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट गुण स्थान की बात करें तो उदय योगी प्रकृति कितनी हो गई? कौन सा अध्याय 120। पढ़ रहे हैं दीदी अपन? हम लोग पेज नंबर 203 देख रहे हैं, उदय स्वामित्व में। उसके पहले प्रकृतियों का कि कौन कौन से गुण स्थान तक उदय है वो हमने देख लिया था। उदय स्वामित्व हो गया है क्या कंप्लीट रिवीजन में? 35 हाँ, पे। 35 पेज स्टार्ट है अभी। अच्छा, सॉरी, 202 तो हाँ, 35 पेज है। ये गुणस्थान वाइज नहीं देखा हुआ है, शायद हमें यहीं से स्टार्ट करना है। गुणस्थान वाइज नहीं देखे अपन इसको। हाँ, ठीक है। बाकी का उदय देख लिया था। हाँ, ऐसा बाकी क्या का लग रहा
बाकी का नहीं देखा था आपने? वो ये त्रस और स्थावर ये सब उदय में रह गया था। अच्छा हाँ, पराघात की सारी प्रकृतियां रह गई थी, तब फिर किसी ने हाँ कहा था हाँ हाँ हाँ, पराघात का, हाँ हाँ, उद्योग सॉरी उद्योग वाला पूछा था पराघात। किसी ने। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एक बार हम इसको साइड में रखते हैं, पहले वो प्रकृति कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ पराघात। पराघात अष्टक की रह गई थी, त्रस्त और स्थावर की रह गई थी, है ना। हाँ ठीक है, पराघात अष्टक की प्रकृतियां क्या क्या है? पराघात अष्टक की प्रकृति में है एक तो पराघात, उच्छ्वास, ठीक है। पराघात, उच्छ्वास, ये प्रकृति ऐसी हैं जो लब्धि पर्याप्त प्रायोग्य रहती हैं। इसमें लब्धि पर्याप्त जो जीव होते हैं उनमें ही इसका क्या होता है, उदय होता है। पराघात नाम कर्म है, उच्छ्वास नाम कर्म है। उसके बाद फिर आतप उद्योत भी ओनली किसमें रहता है, पर्याप्त नाम कर्म वाले जीवों में ही होता है। ठीक है, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, गुरु लघु, निर्माण और उपघात, तो क्या नहीं, उपघात ध्रुवोदय नहीं, गुरु लघु और निर्माण ध्रुवोदय है। ठीक है, ध्रुवोदय प्रकृति, 2 3 4। फिर आता है तीर्थंकर, तो तीर्थंकर नाम क्या है, पर्याप्त में भी रहता है वैसे, बाकी उसको भी एक बार देख लेंगे, है ना। तो अच्छा, अभी हमको ध्रुवोदय वाली बात नहीं करना है ना, प्रकृतियों का देखना है, ठीक है। पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, देख देखो रहे थे। हाँ हाँ, एक बार मैं ना उस फॉर्म में बता देती हूँ। होता क्या है, प्रकृतियों का जो उदय होता है ना, वो किस तरह से होता है, अलग अलग स्टेजेस पे प्रकृतियों का उदय होता है। ऐसा नहीं कि सारे, जो ध्रुवोदयी प्रकृति होती है, ध्रुवोदयी प्रकृतियों में कंटिन्यू उदय रहता है हमेशा। लेकिन जो प्रकृति ध्रुवोदयी नहीं होती, वो अलग अलग स्टेजेस पे जीव के उदय में आती है। तो एक बार शॉर्ट में मैं जैसे बता देती हूँ कि एक होती है स्टेज विग्रह गति की, एक होती है आहार पर्याप्ति से पर्याप्त वाली स्टेज, एक होती है शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त, एक स्टेज होती है अम, इंद्रिय पर्याप्ति से पर्याप्त वाली रहती है, लेकिन उसमें कोई नई प्रकृति नहीं आती। फिर होती है आनापान पर्याप्ति से पर्याप्त, उसके बाद भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त, और एक मन पर्याप्ति से पर्याप्त वाली, तो प्रकृति रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, तो जो भी ध्रुवोदयी प्रकृति होती है वो विग्रह गति में पाई जा सकती है। ठीक है, और भी दूसरी प्रकृति पाई जा सकती है, लेकिन जैसे जो शरीर है, अंगोपांग है, बंधन संघातन उदय में आता नहीं है वगैरह। उपघात जो है, उपघात भी शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त जीवों में ही उसका क्या रहता है, उदय रहता है उपघात का। सॉरी, आहार पर्याप्ति से पर्याप्त में, शरीर पर्याप्ति से जब पर्याप्त होता है जीव, उसके बाद उसके पराघात का उदय होता है। वो भी किस जीव में होता है, आनापान पर्याप्ति से पर्याप्त जीवों में उच्छ्वास का उदय होता है, उसके बाद उदय होता है, उसके पहले उदय नहीं हो रहा होता है। और भाषा में फिर वो सुस्वर दुस्वर वाली बातें आती है, तो सुस्वर दुस्वर की अभी हम, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, वो भी आएगा आगे। ठीक है, तो ये सुस्वर दुस्वर का उदय वहां रहता है। दीदी समझ नहीं आ रहा है ये। अभी ये थोड़ा सा एक टॉपिक से हटके आपके टॉपिक में नहीं है, बस मैं एक बात बता रही हूँ कि जो प्रकृति पराघात की जब हम बात कर रहे हैं ना, पराघात का उदय कब होता है, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के बाद ही पराघात का उदय होता है। उच्छ्वास का उदय कब होता है, उच्छ्वास का उदय आनापान पर्याप्ति से पर्याप्त होने के बाद होता है। अच्छा, अभी हमको गुणस्थान वाइज देखना है ना, ठीक है, मतलब ध्रुवोदय नहीं है, वो बताने का था कि प्रकृति ध्रुवोदय नहीं होती। देखो, पराघात का जो उदय होता है ना, क्या पेज बताइए ना, कौन से पेज का पढ़ा रहे हैं, कंफ्यूजन। हाँ 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 हाँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, इतने दिन में लिंक बैठ नहीं पाई शमा अर्चना। देखो, हम क्या देख रहे हैं, पेज नंबर 32 33 में देख रहे हैं, 32 33 की जो प्रकृतियां हैं ना, उनको देख रहे हैं। तो साइड में कोई बात। पराघात जो प्रकृति है ना, पराघात का उदय कहाँ कहाँ के, अभी हमको गुणस्थान की बात करना है ना, ध्रुवोदय अध्रुवोदय की बात नहीं करना है। पराघात, उच्छ्वास, ठीक है, आतप, उद्योत, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, फिर गुरु लघु और निर्माण, तो ठीक है, एक बार देते हैं। गुरु लघु, तीर्थंकर, निर्माण और उपघात।
ये पराघात अष्टक की प्रकृति है। पराघात उच्छ्वास, गुरु लघु निर्माण, ये क्या है? ये सब पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। ठीक है, अगुरु लघु निर्माण, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, ये सब पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। तो इन सभी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों का उदय 13वें गुण स्थान तक होता है। ठीक है, 13वें गुण स्थान तक क्यों होता है, 14वें तक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है, इसमें काय योग की प्रवृत्ति आवश्यक है। काय योग अगर एक्टिव नहीं होगा तो पुद्गलों का ग्रहण परिणमन नहीं होगा, इसीलिए 13वें गुण स्थान तक ही इनका उदय रहता है। फिर आतप उद्योत की बात करें, ये वैसे भी तिर्यंश प्रायों की प्रकृति है, लेकिन एक बार आतप की बात कर लेते हैं। उदय में किसमें होता है इसका? बादर एकेंद्रीय जीवों में ही उदय होता है। बादर एकेंद्रीय जीव में कौन कौन से गुण स्थान हो सकते हैं? पहला और दूसरा हो सकता है, लेकिन ये जो दूसरा गुण स्थान है ये एकेंद्रीय जीवों में कब? केंद्रीय जीव अगर कोई पूर्व भाव का सासदन सम्यक दृष्टि जीव काल करके और वो एकेंद्रीय में आता है, तो एकेंद्रीय में आने के बाद ये उसका सासदन का ही काल है। पूर्व भाव से वो सासदन लेके आया और वो यहाँ पे सासदन साथ में लेके आया है, और जब वो उत्पन्न होते भी उसके पास सासदन है, ये एकेंद्रीय का भाव स्टार्ट हो गया है अब। ठीक है, यहाँ तक पूर्व भाव था। एकेंद्रीय का भाव स्टार्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, उसके बाद फिर वो उसने आहार पर्याप्ति कंप्लीट करी। आहार पर्याप्ति कंप्लीट करने के बाद इस पॉइंट पे उसको क्या करना था? शरीर पर्याप्ति पूरी करना था। लेकिन आहार पर्याप्ति एक समय की होती है, इसको एक समय यही बोल देते हैं। ये जो आहार पर्याप्ति है, ये आहार पर्याप्ति पूरी करी, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे उसको शरीर पर्याप्ति पूरी करना था। शरीर पर्याप्ति पूरी करे बिना ही क्या होता है? उसका सासदन का काल पूरा हो जाता है। मतलब वो सासदन जो पूर्व भव से लाया था, वो शरीर पर्याप्ति पर्याप्त होने से पहले ही सासदन का काल पूरा हो जाता है, और वो जीव क्या बन जाता है? मिथ्या दृष्टि। तो जब वो जीव शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ वगैरह वगैरह, तब वो क्या था? मिथ्या दृष्टि था। और आतप का उदय कब होता है? आतप का उदय होता है जब जीव पर्याप्त अवस्था को प्राप्त, मतलब जो लब्धि पर्याप्त जीव है, पर्याप्त अवस्था को प्राप्त, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के पश्चात। अभी आतप आता है VPAU, मतलब हाँ, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के बाद में यहाँ पे आतप का उदय होता है। पराघात का उदय भी यही होता है, आतप का उदय भी यही होता है, उद्योत का उदय भी यही होता है। ठीक है, तो ये आतप का उदय संभव है। ये क्लियर हो गया? पूर्व भाव से सासदन सम्यक्त्व लाया, लेकिन इस भाव में वो सेकंड गुण स्थान कब होता है? सिर्फ शरीर पर्याप्ति पूरी होने के, ये शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले ही सासदन उसका समाप्त हो जाता है, मिथ्या दृष्टि बन जाता है। और जब आतप नाम कर्म का उदय होता है शरीर पर्याप्ति पर्याप्त होने के पश्चात, तब वो आतप की अवस्था में मिथ्या दृष्टि ही रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए सेकंड गुण स्थान में आतप का उदय नहीं हो सकता। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं। आतप का उदय सिर्फ फर्स्ट। उद्योत का उदय कहाँ कहाँ हो सकता है? तो उद्योत का उदय किस में होता है पहले ये देख लेते हैं। नैरेक जीवों में उद्योत का उदय हो सकता है क्या? हाँ, कैसे? नैरेक नैरिक में नहीं, सॉरी, नैरिक में नहीं है, हो तिर्यंश में सकता। है। तिर्यंश में है। तिर्यंश में, तिर्यंश है। प्रायोगी ही होती है, तिर्यंश में उनका उदय हो सकता है बाय बर्थ। बाय बर्थ हो सकता है। मनुष्य में हो सकता है क्या? हाँ, वैक्री शरीर में हाँ, आते हैं। मनुष्य में साधु, वैक्री शरीर में आते हैं। वैक्री शरीरी संयत हो या फिर आहारक शरीरी हो, उनके क्या रहता है? उद्योत का उदय हो सकता है। ठीक है, तिर्यंश में चाहे वो मतलब फ्रॉम बाय बर्थ, इसको अगर बाय बर्थ लिखें, बाय बर्थ मतलब उत्पत्ति के समय से ही उसका क्या होता है? उद्योत का उदय संभव है। मतलब उद्योत का उदय भी अभी हमने देखा, उद्योत का उदय शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के पश्चात होता है। ठीक है, तो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त, वो भी लब्धि पर्याप्त जीवों में। तो तिर्यंश का तब से स्टार्ट हो जाता है।
लाइफ लॉन्ग रहता है फिर वो। मनुष्य में साधु के होगा। देवता में उद्योत का उदय हो सकता है, होता उनके है। भवधारणी शरीर में भी हो सकता है और उनके उत्तर वैकरी में भी, दोनों में संभव है। अब देवता का गुणस्थान कौन कौन सा रह सकता है? देवता का गुणस्थान हो सकता है पहला से दूसरा, पहला से चार। पहला से चौथा, ठीक है। और उसके बाद फिर उद्योत दीदी आ गया देवता ना, में हाँ। क्या लिखे है और ये भाव करके? कुछ पूछ रहे हैं क्या? कोई डाउट है क्या? हाँ दीदी, ये देवता में लिखे हुए हैं आप। आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई क्या? देवता, ये देवता का क्या बोले, एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना देवता में। देवता में भवधारणी शरीर में भी हो सकता है और उत्तर वैकरी शरीर में भी हो सकता है। देखो, उत्तर वैकरी क्यों बोलते हैं हम? अगर कोई आहारक शरीरी ये सॉरी औदारिक शरीरी जीव होता है, औदारिक शरीरी मनुष्य है या तिर्यंश है, अगर वो लब्धि से वैकरी शरीर बनाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ये उसका वैकरी शरीर है। लेकिन जब ऑलरेडी वैकरी शरीरी जीव होते हैं, देवता या नैरेक, वो जब वैकरी शरीर बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं उत्तर वैकरी। मतलब वो उत्तर वैकरी, ये उन्होंने अपने मतलब उनको भाव स्वभाव से उत्तर वैकरी करने की शक्ति होती है, नया वैकरी शरीर क्रिएट करने की, अलग अलग टाइप का शरीर क्रिएट करने की शक्ति होती है उनके एक्चुअल ओरिजिनल शरीर से हटके। तो जो ओरिजिनल शरीर होता है उसको हम बोलते हैं भव धारणीय शरीर। मतलब भव से उनने देवता के भव में आए, उस वक्त उन्होंने वो ग्रहण किया था, भव से धारण किया हुआ शरीर। और दूसरा होता है उत्तर वैकरी। तो दोनों में उद्योत का उदय हो सकता है। और नैरेक में ना तो भवधारणी शरीर में होता है, ना उनके उत्तर वैकरी में होता है। नैरेक में उद्योत का उदय नहीं होता। उद्योत क्या है? उद्योत के उदय से क्या रहता है? किस प्रकार का प्रकाश होता है? शीत प्रकाश, ठीक है। तो ऐसे जो शीत प्रकाश है, चमक है, देवताओं के शरीर में हो सकती है, नैरेक के शरीर में नहीं होती। तिर्यंश के शरीर में भी हो सकती है, चाहे वो एकेंद्रीय हो, विकलेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, ठीक है। मनुष्य है, मनुष्य में संयत के वैकरी शरीर या आहारक शरीर में हो सकता है उदय, उद्योत का उदय। अब यहाँ पे हमने गुणस्थान तो देख लिया कौन कौन सा, एक से चौथा। तिर्यंश में अनुसूचित बाय बर्थ हो सकता अनुसूचित एक केंद्रीय में कैसे समझे इसको? है। एकेंद्रीय में पृथ्वी का एक है, अगर हम मून का एग्जाम्पल लें, चंद्रमा के विमान का, तो अच्छा। चंद्रमा के विमान में से प्रकाश आता है लेकिन वो शीत प्रकाश होता है। और हाँ चंद्रमा ठीक। के विमान में पृथ्वी का एक जीव होता है हाँ हाँ ठीक। ना, हीरे हीरे मोती जड़े रहते हैं ना, वो पृथ्वी का एक होता है, ठीक ठीक ठीक। है। अब ये अगर बाय बर्थ है, तिर्यंश में हम बोल रहे हैं बाय बर्थ, अगर उनका उदय है बाय बर्थ तो हमारे पास बर्थ के गुणस्थान तो 1 से 5 सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 5 हो इसमें गए। जुगनू को भी ले सकते हैं। हाँ, जुगनू चौरिंद्री जीव में आ जाएगा। और जुगनू में भी एग्जाम्पल देते ही है कि उसके उद्योत का उदय होता है। अब होता है नहीं होता है केवल ज्ञानी की मतलब केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन ऐसे बाहरी दृष्टि से समझा जा सकता है कि उसके जो चमक है वो उद्योत नामकरण के उदय के कारण से हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हो गया गुणस्थान 1 से 5, इसमें हो गया 1 से 4। मनुष्य में कौन सा गुणस्थान होगा? क्योंकि नॉर्मल मनुष्य, सामान्य मनुष्य अगर अपना उत्तर वैक्रिय भी कर रहा है तो भी उसमें चमक मतलब ये उद्योत नामकरण का उदय नहीं होगा। किसमें शरीर में? साधु। आहारक शरीर। संयत के भी आहार। औदारिक शरीर में नहीं होता, ठीक है। अब संयत है तो संयत के गुणस्थान ही 6 से ऊपर होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल वैकरी का, मनुष्य उत्तर वैसे कर सकता है दीदी? नॉर्मल मनुष्य कर सकता है लब्धि से, सामान्य मनुष्य उत्तर वैकरी कर सकता है लेकिन उसमें उद्योत का उदय नहीं होगा। बाकी उत्तर वैकरी कर सकते हैं अगर उसके पास लब्धि है तो, ठीक है। अब संयत मनुष्य जो है, संयत के गुणस्थान क्या होंगे? 6 एंड अबव। अब प्रमत्त अवस्था में ही लब्धियों का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब 6th गुणस्थान में अगर लब्धि का उपयोग कर रहे हैं तो आगे अप्रमत्त परिणाम आए तो सिर्फ 7th गुणस्थान तक ही उदय संभव है, आगे उद्योत का उदय संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकरी और आहारक शरीर भी आगे संभव नहीं है ना। हमने देखा था कि वैकरी के गुणस्थान कौन कौन से देखे थे? वैकरी शरीर, आहारक शरीर के तो 6ठा 7वां देखा था। वैकरी शरीर का गुणस्थान कौन सा देखा था?
पहला 8 1 से 7। 8 तक तो बंद रह सकता है, बंद, हाँ 1 से 7 है उदय तक, 7वें 8 में तक ही विच्छेद होगा। होता है उदय का। हाँ, बंध में ध्यान रखना, जो भी मतलब देव प्रायोग की प्रकृतियां हमारे पास एक्स्ट्रा बचती हैं, हम नरक प्रायोग हटा देते हैं, तिर्यंश प्रायोग हटा देते हैं, मनुष्य प्रायोग हटा देते हैं, हमारे पास ऊपर के गुण स्थानों के लिए देव प्रायोग की प्रकृतियां बचती हैं। लेकिन देव प्रायोगी भी कब तक बंधेंगी? सिर्फ नाम कर्म की 30 प्रकृति के बंध विच्छेद तक, क्योंकि वो नाम कर्म का लास्ट है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यश कीर्ति नाम कर्म बंधता है, और कोई प्रकृति नहीं बंध सकती। इसीलिए 8 गुण स्थान का बहुसंख्य भाग व्यतीत एक संकेतन भाग शेष रहे, वहां तक हम क्या बोलते हैं कि वैकरी वगैरह का देवगति देवानुपूर्वी, हाँ, बंध वगैरह की तो होता है। तो ये सब देव प्रायोगिक को हम वहां पे मतलब एक याद रखने की दृष्टि से आपको बता रही हूँ कि ध्यान में रखना, जब बंध की बात करें, देव प्रायोगी बंध है तो वो मैक्सिमम 8 गुण स्थान बहुसंख्य भाग वाले पॉइंट तक होगा। ठीक है, लेकिन उदय है, उदय में हमको प्रैक्टिकल उस जीव का समझना, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तब भी ये बात ध्यान रखना। अगर उदय का बोल रहे हैं तो उस जीव को सामने रखना। अब देखना कि उसके शरीर में या उसकी आत्मा में इसका उदय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उदय तो शरीर में होगा नहीं, आत्मा में होगा, लेकिन एक फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, मैडम ये वैकृतिक आठवां, मैडम ये आठवां क्या होता है अपना देव का? 8वां गुण स्थान प्रयोग्य होता है। वो बंध की बात चली थी कि बंध कहाँ तक होगा, तो बंध जो भी देव प्रायोग रिलेटेड बातें होंगी तो वहां पे बंध हमको 8 गुण स्थान तक समझना। नाम कर्म का रेस्ट जितना भी बचा है, प्रकृति 30 प्रकृति मैक्सिमम प्रकृति का बंध विच्छेद 8 गुण 8 में। स्थान में होगा। ठीक है, 7th में तो कोई भी बंध विच्छेद नहीं है, 7th में सिर्फ और सिर्फ देवायु का बंध विच्छेद है, वो भी एक संकेतम भाग में। उदय विच्छेद उदय विच्छेद तो 7वें गुण स्थान में होते हैं। 7वें देव गुण प्रायोग स्थान में। मतलब देव प्रायोगिक तो क्या बोलेंगे, पर 7वें गुण स्थान में ऐसी प्रकृतियों का उदय विच्छेद होगा जो आगे श्रेणी में नहीं हो सकती, श्रेणी में जिनका उदय नहीं हो सकता। तो मैडम ठीक है, वो गुण स्थान वाइज देखेंगे ना, तब देखेंगे हम। मैडम आप कह रहे हैं देव का तो 1 से 4 तक गुण स्थान होता है, 4 तक ही होता है। उदय की बात करी ना, वहां पे हम बंध की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम देवता में उद्योत के उदय की बात कर रहे हैं। तो देवता के गुण स्थान ही 4 तक होते हैं, तो फिर उद्योत का उदय भी उनमें 4 तक ही होगा। ठीक है, ये हुआ। तो अब इस अपेक्षा से हाईएस्ट कितना मिल रहा है हमको? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे 5वां भी मिला, छठा, 7वां भी मिला। तो उद्योत का उदय कहाँ कहाँ हो जाएगा? 1 एक से से 7। 7। 7 तक हो जाएगा। ठीक है, 1 से 7 अलग अलग जीवों की अपेक्षा है, ध्यान रखना। 7 बोला है, वरना तिर्यंश की बात करें तो 1 से 5 होगा, देवता की बात करें तो 1 से 4 होगा, और मनुष्य में 1 से 5 तक नहीं हो सकता, सिर्फ छठे 7वें में होता है। ठीक है, हो गया। फिर तीर्थंकर नामकरण, तीर्थंकर नामकरण का उदय ओनली 13-14 गुण स्थान में। क्योंकि जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन की अवस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक केवली भगवान नहीं बनते, तब तक उनके तीर्थंकर नामकरण का उदय नहीं होता। केवली बनने के पश्चात ही तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं, देशना फरमाते हैं। ठीक है, और वो मतलब 4 तीर्थ की स्थापना होती है, तीर्थंकर नामकरण का उनके उदय होता है। ठीक है, ये हो गया 8 प्रकृतियों का। लगभग कितनी प्रकृति है? पराघात, उच्छ्वास, गुरु, लघु, निर्माण, उपघात, ये 5 प्रकृति का तो 1 से 13 है। तीर्थंकर नामकरण का 13-14 है, और उद्योत नामकरण 1 से 7। को 13 ही क्यों नहीं बोला, 14 तक भी क्यों बोला है? 14 में विच्छेद होता है इसलिए। 14 में 14 विच्छेद तक होता है। रहता है तब तो। हाँ, 14 तक रहता है, लेकिन क्यों रहता है? हम बोल सकते थे ना कि ये 13 तक ही रहे। क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने के बाद में फिर रुकता नहीं है। हाँ, वो भी एक रीजन ठीक है, और कुछ टेक्निकल रीजन? तीर्थंकर नामकरण का उदय सिर्फ 13वें तक क्यों नहीं है, 14वें में भी क्यों है? हम 13वें में भी तो रोक सकते थे ना उसका उदय। जीव उपासनी है इसलिए। तीर्थंकर बनने के बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता है ना, और वो उसके बाद सीधे मोक्ष चले जाते हैं, तो 14वें तीर्थंकर गुण बनने स्थान के तो बाद रहेगा ही। केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान चलो होते ही साथ साथ में ही हाँ हाँ। तीर्थंकर का उदय होते हैं। वो क्योंकि हम्म, अंतिम 14 गुण के अंतिम समय तक चलता है, इसलिए 14 भी लेते हैं।
हाँ, तो वही है कि क्यों चलता है। अभी आंसर मिला था, किसी ने दिया कि वो जीव विपाकिनी प्रकृति है ना, जीव विपाकिनी, क्योंकि हम 13 गुण स्थान में क्या कर रहे हैं, सिर्फ उद्गल विपाकिनी को हटा रहे हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म में कोई भी काय योग की प्रवृत्ति आवश्यक नहीं है, कोई भी पुद्गलों का लेना, ग्रहण करना, परिणमन करना नहीं होता। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है, मतलब त्रिलोक वंदनी पूजनीय है। तो वो कब रहेंगे, विथाउट योग भी, अयोगी अवस्था में भी रह ही सकते हैं। जैसे त्रस नाम कर्म है, त्रस नाम कर्म है, अयोगी अवस्था में भी त्रस नाम कर्म का उदय हो ही सकता है। ये जो 13 प्रकृतियां उसके हिसाब से तो होंगी ना, 13 प्रकृतियां हैं, जैसे पंचेंद्रिय जाति है, मनुष्य गति है, ये सब उसमें 14वें गुण स्थान में रहेगी तो सही। हाँ, तो 13 प्रकृतियां रहेंगी जीव विपाकिनी इसलिए है। हाँ, क्योंकि है वो ना। जीव विपाकिनी प्रकृति है, उसमें पुद्गलों का ग्रहण परिणमन नहीं रहता, हाँ ठीक है। है ना। ठीक है, अभी ये हो गई पराघात की। अब देखते हैं एक बार त्रस दशक और स्थावर दशक में। त्रस दशक, स्थावर दशक, अब साथ साथ में देखते जाएंगे। त्रस है, स्थावर है, उदय की बात हो रही है। हाँ, स्थावर जीव का गुणस्थान कितना रह सकता है मैक्सिमम, स्थावर जीव पहला का दूसरा। गुणस्थान पहला दूसरा। त्रस नामकरण का उदय, त्रस जीव का गुणस्थान क्या रह सकता है, 1 से 14 पूरा रह सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। त्रस स्थावर, त्रस के बाद होती है बादर। बादर भी पुद्गल विपाकिनी है क्या, नहीं। वो प्रकृति भी 1 से 14 तक उदय रह सकती है। सूक्ष्म का उदय कहाँ तक होता है, सूक्ष्म नाम कर्म का अगर उदय है, देखो जो सेकेंड गुण स्थान होता है वो किस में होता है, बादर एकेंद्री में, बादर पृथ्वी पानी वनस्पति। अगर उदय है तो वो सासदन में भी नहीं जाता। ठीक है, त्रस बादर पर्याप्त, पर्याप्त नाम कर्म जीव विपाकिनी प्रकृति है, 1 से 14 हो सकता है। अपर्याप्त की बात करें तो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय वाला जीव भी क्या नहीं होता, सेकेंड सासाधन गुण स्थान नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला गुण स्थान हो जाएगा। त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, प्रत्येक क्या है, पुद्गल विपाकिनी है क्या, 1 से 13। साधारण पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है, 1 से 13 लिख दूं। अगर किसी के अनुकूलता हो तो रेस्पॉन्स कीजिए। आवाज नहीं आ रही है क्या, साधारण नहीं होगी, अरे साधारण हाँ, नहीं होगी, पहले गुण स्थान में साधारण होगी। नहीं होगी। साधारण क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि साधारण क्योंकि नामकरण का उदय वाला जीव सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही होता है, इसीलिए सिर्फ पहला गुण स्थान ही इसमें हो सकता है। रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर अस्थिर, अब स्थिर षटक की बात करें, स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर की बात करते हैं तो स्थिर अस्थिर क्या है, उद्गल विपाकिनी प्रकृति है, जी, 2 है। 1 से 13 तक हो सकता है। 13, अस्थिर, अस्थिर कहाँ तक हो सकता है, 13 तक। पूरा 13 तक, क्योंकि इसके पहले कोई भी ऐसा, मतलब उसका विच्छेद हो जाए ऐसा उदय का विच्छेद वाली बात नहीं बताई है। ठीक है, मतलब इसका उदय हो ही सकता है, अस्थिर का उदय हो ही सकता है, चाहे वो विग्रह गति क्यों ना हो। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, उद्गल विपाकिनी है, जी, उद्गल विपाकिनी। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग। 1 से 14। सुभग दुर्भग क्या है, सौभाग्य से जीव विपाकिनी जीव प्रकृति है, विपाकिनी। इसमें कोई पुद्गल का परिणमन नहीं होता, तो 1 से 14 तक हो जाएगी। दुर्भग भी 1 से 14 हो सकती है क्या,
हो नहीं सकता होगी, नहीं होगी। नहीं 13 क्यों नहीं? क्यों नहीं होगी 1 से 13 तक? से 13 हो मतलब सकती, 1 से भाग्य का उदय नहीं है ना, उच्च गोत्र ऐसा बच्चे 14 नहीं होगी। 14 नहीं होगी, 1 से 13 हो सकती है। नहीं, दुर्भाग्य नहीं है ना यहाँ पर। 14 नहीं होगी, नहीं थोड़ा होगी। हो सोचना, सकती थोड़ा है, 13 सोचना, हो सकती अभी थोड़ा सोचना। स्टूडेंट है। एक बार सुनिए। 13 गुणस्थान जो बोल रहे हैं ना, 13 गुणस्थान क्या है? केवली के गुणस्थान है। तो नहीं होगा, केवली भगवान में दुर्भाग्य का उदय हो सकता है क्या? नहीं हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। टेढ़ी नहीं चढ़ने वाले जीवों में दुर्भाग्य का उदय हो सकता है? नहीं होगा। नहीं हो सकता। क्या साधु में दुर्भाग्य का उदय हो सकता है? नहीं। एक गुण स्थान तक श्रावक में नहीं हो सकता है। श्रावक में भी नहीं हो सकता। तो पंच दुर्भाग्य का उदय दुर्भग नाम कर्म कहाँ तक 1 से मानते हैं? 5 तक, नहीं, 1 एक से से 5। 1 से 4 तक। 1 से 4 तक ही होता है। तिर्यंश में नहीं होगा क्या? तिर्यंश में अगर वो श्रावक है तो उनकी दुर्भाग्य का उदय नहीं माना जाता है। दुर्भग नाम कर्म का उदय नहीं होता, उनमें सुभग का ही उदय मानते हैं। ठीक है, करेक्ट है ना? मैं मेरे यही ध्यान में दुर्भग का 1 से 4 तक ही तो रहता है। ठीक है। सुभग, सुस्वर। सुस्वर क्या है? जी, पुद्गल विपाकिनी तो है नहीं। 113। 14 तक 1 से 13। 13 क्यों? 14 क्यों नहीं? 14 14 क्यों नहीं? क्योंकि इसमें सुस्वर या दूसरा नहीं होगा, 1 से 13 ही होगा सुस्वर। हाँ, सुस्वर दूसवर उदय नहीं होता। ठीक है, मान लिया 14 में सुस्वर दूसरा उदय नहीं होता। रीजन क्या है? उसके बाद ये चली जाती है ना तो अयोगी, वचन योग करके ये हट जाएगा कैसे? वचन योग नहीं, वचन अयोगी अवस्था है। अयोगी अवस्था मतलब क्या हुआ? अयोगी अवस्था है मतलब उसके मन वचन काया कोई भी योग नहीं योग होंगे। नहीं है। अगर वचन का योग निरोध हो चुका है तो क्या होगा? सुस्वर का उदय भी 14th में 14 तक। नहीं होगा। ठीक है। अब दूसवर की बात करें तो दूसवर का उदय कहाँ तक हो सकता है? अब 1 से देखना 4। ये बात, ठीक है। दुर्भाग्य की जब बात करते हैं तो दुर्भग का उदय, दुर्भाग्य का उदय केवली भगवान तो इनके नहीं हो सकता, संयत के नहीं हो सकता, और ये श्रावक के भी नहीं हो सकता, लेकिन दूसवर का उदय 13th गुण स्थान तक भगवान ने बताया है। मतलब कोई केवली भगवान भी क्यों ना हो, उनके भी दूसवर का उदय क्या है? हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि दूसवर का जो उदय हम बोल रहे हैं 13 गुण स्थान तक, वो सामान्य केवली की अपेक्षा बोल रहे हैं। अगर तीर्थंकर भगवान है, तीर्थंकर केवली है, तो उनके सिर्फ सुस्वर का ही उदय होता है। ठीक है, सही है। ये हो गया दूसवर। अब सुबह ये सुस्वर बुक कौन सी वाली है? 11 to 11 वाली? कौन सी बुक से करा रहे? 5 to 11 वाली से करा रहे हैं क्या? 24 से नहीं 29। नहीं, ठीक। अभी इंटरमीडिएट का सिलेबस नहीं चल रहा है, अभी डिप्लोमा का सिलेबस चल रहा है, और 24 से 29 वाला है। 12 से 23 का हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है। आधे नाम कर्म, यश यश कीर्ति नाम कर्म। आधे नाम कर्म क्या है? पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। जीव विपाक आधे नाम कर्म जीव विपाकिनी प्रकृति। तो कहाँ तक इसका उदय हो सकता है? 1 से 14 तक। 14 तक, 14 तक। 1 से 14 तक। अनादे, अनादे मतलब ग्रहण करने योग्य ना हो, जिसकी बातें जो जिसका मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए, जिसकी बातों को या उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, ऐसा कहाँ तक होगा? सिर्फ 1 से 13 4। गुण। दुर्भग 1 से 4 दुर्भग का उसके रहता है। दुर्भाग्य का उदय है। दुर्भाग्य के उदय से ही हम अनादे को भी कनेक्ट करेंगे। क्यों 1 से 4 करेंगे? तक। क्योंकि जैसे मतलब ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर किसी के दुर्भाग्य का उदय है, उसको सब जगह से धिक्कारा जा रहा है, कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं मान रहा, उसको कोई भाव नहीं दे रहा, वो वाली बात, तो ये दुर्भग है, अनादे है। ये सब कभी भी श्रावक के, संयत के, तीर्थंकर मतलब केवली भगवंतों के नहीं हो सकता। दुर्भग, अनादे, और एक और क्या आ गया? आयस कीर्ति। अयश कीर्ति। अयश कीर्ति, दुर्भग, आदे, अयश कीर्ति, ये क्या कहलाती है? दुर्भग त्रिक।
इनका 1 से 4 तक ही उदय हो सकता है। यशा कीर्ति का कब तक होगा? 114। से 14 पूरा, क्योंकि वो पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये वाली सुभग और आदेय यशा कीर्ति, ये तो कितनी हो गई? 1 से 14 वाली हो गई। और ये सब बची हुई क्या रही? ये हो गई पुद्गल विपाकिनी वाली प्रकृति और ये हो गई वचन योग वाली प्रकृति। ये 13 तक है। ठीक है, ये हमारा त्रस दशक बहुत सिंपल है। 3 प्रकृति, प्रत्येक स्थिर शुभ पुद्गल विपाकिनी है और वचन योग रिलेटेड सुस्वर है। बाकी सब 14वें तक होती है उदय। अब जब इसमें बात करें तो 3 प्रकृति हमारी सेकंड गुण स्थान में संभव नहीं है, एकेंद्रीय जीवों में या सेकंड गुण स्थान में सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। और स्थावर एकेंद्रीय है। स्थावर एकेंद्रीय जो होते हैं वो सिर्फ अपर्याप्त अवस्था, शरीर प्राप्ति से पहले की अवस्था तक सेकंड हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड गुण स्थान। बाकी अस्थिर, अशुभ और दुस्वर, ये दोनों तो हो गई पुद्गल विपाकिनी और ये हो गई वचन योग रिलेटेड। और दुर्भग त्रिक में क्या समझना? 4th तक ही हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके आप लिख के रख लेना, एग्जाम देने से पहले तो शायद और इजी रहेगा। हो गया, हमारे सारी प्रकृति का हमने देख लिया। अब एक बार हम गुणस्थान वाइज देख लेते हैं कि ये प्रकृति कौन कौन से गुणस्थान तक है। ये तो हमने देख लिया, अब उनको गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृति होगी इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं। टोटल 122 प्रकृति है। 122 में से फर्स्ट गुण स्थान की बात करें, उदय योगी प्रकृति कितनी होगी? उदय योगी होगी 1 से सॉरी, पहला गुण स्थान है ना, तो पहले गुण स्थान में 5 प्रकृति क्या होती हैं? अनुदय में होती है। ठीक है, अनुदयमान प्रकृति है। यहाँ पे उदय प्रारंभ है और यहाँ पे उदय विच्छेद है। नया उदय प्रारंभ तो कुछ भी नहीं होगा अभी इसमें। और उदय अनुदयमान प्रकृति 122 में से अभी हमने देखा आहारक द्विक का उदय 6th 7th में होता है। फिर तीर्थंकर नामकरण का 13वें 14वें में होता है। और सम्यक वेदनी का उदय 4 से 7 में होता है। मिथ्यात्व वेदनी का उदय 3rd में होता है। मतलब ये 5 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय फर्स्ट गुण स्थान में नहीं होता। तो अनुदयमान प्रकृति 5 होने से उदय योग्य प्रकृति कितनी हो गई? 122 - 5 करेंगे तो 17। 117 प्रकृति। फर्स्ट गुण स्थान में बंध योग्य भी 117 थी, उदय योग्य भी 117 ही है। मतलब फर्स्ट से आगे के गुण स्थानों में उदय नहीं होता। ऐसी प्रकृतियां कौन कौन सी हो जाएंगी? ऐसी प्रकृतियां होंगी उदय योग्य, ठीक है। SAM में क्या देखा हमने? स्थावर तो सेकंड तक उदय रहता है ना। सूक्ष्म, अपर्याप्त और सूक्ष्म में सूक्ष्म त्रिक आ जाएगी ना, पूरी सूक्ष्म त्रिक आ जाएगी। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ठीक है, A से आतप नाम कर्म और M से मिथ्यात्व वेदनी। तो उदय भी आगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकृति क्या हो गई? उदय विच्छेद हो गई। अब ये 5 प्रकृति आगे के गुण स्थानों में उदय नहीं होंगी। कौन सी? सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म त्रिक हो गई और आतप और मिथ्या दृष्टि। मैडम एक इसमें नहीं पता ना, सत्ता विच्छेद क्या होता है इसी के साथ में? सत्ता के प्रकरण में हम आगे पढ़ेंगे। जिनका आगे सत्ता जिनकी नहीं बचेगी आगे के स्थानों में, उसको सत्ता विच्छेद बोलते हैं। तो 117 में से 5 प्रकृतियां माइनस कर देंगे उदय विच्छेद वाली, तो कितनी बची? सेकंड गुण स्थान में उदय योगी कितनी होनी चाहिए? 112। -5 करेंगे तो 112 होनी चाहिए। ठीक है, 112 प्रकृतियों में अनुदयमान प्रकृति सेकंड गुण स्थान में क्या चल रही है? तो देखो, सेकंड गुण स्थान में अभी तक की 5 तो अनुदयमान है। पुनः उदय हुआ है क्या किसी का? उदय प्रारंभ हुआ है क्या? नहीं हुआ। किसी का भी उदय प्रारंभ नहीं हुआ, मतलब अभी ये वाली प्रकृति अनुदय में चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो अभी हमारे पास 112 प्रकृति उदय योग्य है, उन उदय योगी प्रकृतियों में जो भी जितनी भी प्रकृति है उसमें से
जो नरक अनुपूर्वी होती है, 4 अनुपूर्वी है हमारे पास। 4 अनुपूर्वी में से मनुष्य अनुपूर्वी, तिर्यंच अनुपूर्वी, देवानुपूर्वी, इनका उदय सेकंड गुण स्थान में हो सकता है। लेकिन नरक अनुपूर्वी का उदय सेकंड गुण स्थान में हो सकता है क्या? नहीं होता। अनुपूर्वी का उदय है मतलब उस अवस्था में जीव उस गति में जा रहा है। जैसे नरक अनुपूर्वी का उदय है तो नरक गति में जाता हुआ विग्रह गति वाला जीव, तो नरक अनुपूर्वी का उदय है। तो अगर नरक अनुपूर्वी का उदय है, विग्रह गति में कोई जीव नरक में जा रहा है, तो वो क्या सेकंड गुण स्थान वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो संशोधन सकता, संगत क्योंकि से नरक साक्षात में जाता। सम्यक दृष्टि जीव नरक गति में काल करके नरक गति में उत्पन्न नहीं होते साक्षादन की अवस्था में। इसीलिए माइनस में क्या कर देंगे हम? नरक अनुपूर्वी। ठीक है। नरक अनुपूर्वी अगर हमने एक माइनस कर दी, अनुदय में डाल दी, अनुदय में डालेंगे या फिर उदय विच्छेद में डालेंगे? अनुदय में। अनुदय में क्यों डाली, उदय विच्छेद में क्यों नहीं डाली? फिर दोबारा उदय हो जाता है। आगे उदय क्योंकि आना है उसका इसका अभी। वापस से आगे के गुण स्थानों में उदय संभव है, और उदय विच्छेद मतलब आगे के गुण स्थानों में उदय होगा ही नहीं। तो ये जो नरक अनुपूर्वी है, इसको अनुदय में डालने के कारण से एक प्रकृति उदय में से और कम हो गई, तो 111 प्रकृति बची। अब इसमें उदय विच्छेद किसका होगा? ये प्रकृति क्या क्या है? एस से तो हो गया देश स्थावर, देव जीव अनंतानुबंधी, चतुष्क, जाति चतुष्ट। और जैसे जाति चतुष्क। चतुर। ठीक है। तो 4 4 8 और 1 9 प्रकृति। ठीक है। एस ए जे। अब थर्ड गुण स्थान की बात करते हैं। थर्ड गुण स्थान है, थर्ड गुण स्थान में जो यहाँ की उदय विच्छेद थी उनको माइनस कर देंगे। 111 में से 9 प्रकृति माइनस कर दो, तो कितनी बची? 111 में से 9 प्रकृति माइनस कर देंगे तो 102। 102 प्रकृति बची। ठीक है। अब इन 102 प्रकृति में से अब यहाँ पर क्या हुआ? थर्ड गुण स्थान में, थर्ड गुण स्थान में कोई भी जीव काल नहीं करता। जैसे हमने नरक अनुपूर्वी मतलब इस गुण स्थान से काल करता हुआ जीव दूसरे भव में जाए, ऐसा थर्ड गुण स्थान में हो सकता है क्या? नहीं हो नहीं। सकता। सेकेंड गुण स्थान में जिस प्रकार हमने नरक गति के लिए कहा था, नरक अनुपूर्वी मतलब नरक गति में जाता हुआ जीव, नरक अनुपूर्वी का उदय सेकेंड गुण स्थान में नहीं हो सकता, वैसे ही चारों ही अनुपूर्वी का उदय क्या है? थर्ड गुण स्थान में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थर्ड गुण स्थान से काल करके जीव किसी भी काल नहीं गति में करता। नहीं जाता, मतलब काल ही नहीं करता है। ठीक है। तो चारों अनुपूर्वी हमको अनुदय में डालनी पड़ेगी। अब एक ऑलरेडी हमारी अनुदय में डली हुई है, क्योंकि हमने कहा ना कि जो ऊपर अनुदयमान है जब तक उनका फिर से उदय प्रारंभ नहीं होता तब तक हम क्या कहेंगे? उसको अनुदय में ही मानेंगे। तो ये अनुदय में ऑलरेडी जो प्रकृति है उसको फिर से अनुदय में डालना पड़ेगा क्या? क्योंकि काउंटिंग में हमने पहले माइनस कर दी थी। 112 को ही तो 111 करा हमने, है ना? तो यहाँ पे ऑलरेडी नरक अनुपूर्वी अनुदय में है, तो 3 अनुपूर्वी और क्या कर देंगे हम? अनुदय में डाल देंगे। एक्चुअल में चारों अनुपूर्वी थर्ड गुण स्थान में चारों अनुपूर्वी अनुदयमान है, लेकिन एक का ऑलरेडी अनुदय चल रहा है, तो इसीलिए शेष 3 को भी अनुदय में हम डाल डाल देंगे। देंगे। तो अनुपूर्वी क्या हो गई? अनुदयमान प्रकृति हो गई। ठीक है। अब ये 3 अनुदय में हो गई, तो इसमें से 3 माइनस कर दो। 102 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 99। 9। ठीक है। लेकिन थर्ड गुण स्थान में क्या है? थर्ड गुण स्थान क्या है? सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में किसका? सम्यक मिथ्यात्व का उदय चाहिए ना अपने को। ये जो अभी अनुदयमान प्रकृति थी उसमें हमने क्या देखा? एक तीर्थंकर नाम कर्म था, एक सम्यक वेदनी थी, एक सम्यक मिथ्यात्व वेदनी थी। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय चाहिए ना हमको, जो ऑलरेडी हमारी अनुदय में चल रही थी, तो उसका क्या हो जाएगा? उदय प्रारंभ हो जाएगा। उदय प्रारंभ हो गया तो उदय योगी में एक और ऐड करनी पड़ जाएगी, तो 99 + 1 100। ठीक है। अब ये 100 हो गया। अब उदय विच्छेद किस किस का है? तो जो यहाँ पर उदय में आई थी अभी, ये सिर्फ इसी गुण स्थान में रहती है। इसके आगे के गुण स्थान में रहती है क्या सम्यक वेदनी का उदय? नहीं। नहीं रह सकता। तो सम्यक वेदनी को क्या कर दो? उदय
विच्छेद कर दो। सम्यक वेदनी नहीं मिथ्याम दुक्रम, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का अनुदय कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99 प्रकृति आ जाएगी। अब 99 प्रकृति आ गई क्योंकि हमने एक उदय विच्छेद वाली माइनस कर दी। लेकिन फोर्थ गुण स्थान क्या है, विग्रह गति में भी हो सकता है, हो सकता हो सकता है। तो जो 4 अनुपूर्वी हमने अनुदय में डाली थी उनको वापस से उदय प्रारंभ करवा दे। जी। वापस से प्रारंभ करवा दिया तो 99 + 4 क्या हो गया, 103। 103 हो गया। ठीक है। अब अनुदय में फोर्थ गुण स्थान में कोई सी प्रकृति अनुदय में है क्या, सम्यक विशेष प्रकृति। नई कुछ भी नहीं है, नई कुछ भी नहीं है। अनुदय की बात करें तो नई कुछ भी नहीं है, मतलब नई प्रकृति, कोई न्यू प्रकृति फोर्थ गुण स्थान में अनुदय में है क्या, ऐसा नहीं। जो अनुदय में ऑलरेडी थी उसको हम क्या ला रहे हैं, उदय प्रारंभ करवा रहे हैं, पुनः उदय उसका करवा रहे हैं। 4 अनुपूर्वी का करवा दिया, साथ ही साथ फोर्थ गुण स्थान से सम्यक वेदनी का भी क्या होता है, उदय स्टार्ट होता है। तो एक प्रकृति और हम इसमें ऐड कर देंगे, 104 हो गया। ठीक है। तो 5 प्रकृति को हमने ऐड किया था तो क्या हो गया, 104 में आ गई। अब ये हो गया। अब इसका उदय विच्छेद, उदय विच्छेद किस किस का होना है, तो फोर्थ गुण स्थान में उदय विच्छेद वाली प्रकृति होती है, फोर्थ गुण स्थान ना, फिफ्थ में अंशी होता है, हाँ फोर्थ में रहता है अप्रत्याख्यान चतुष्क। 6432, 6432 मतलब 15 प्रकृति। ठीक है। 64 उसका हाफ 32, 64 ही बोलते हैं ना, 64 उसका हाफ 32। अब 6432 है तो 6432 में क्या क्या है, 6 मतलब नरक त्रिक और देव त्रिक। ठीक है, क्योंकि फोर्थ गुण स्थान कौन सी गति छूट गई, 2 गति के जीव, देव गति और नरक गति। तो 2 गति के जीव यहीं तक रहते हैं, फोर्थ गुण स्थान तक ही रहते हैं। उसके आगे हमको सिर्फ तिर्यंश और मनुष्य में जो उदय में होती है वही प्रकृति बचाना है, बाकी सारी प्रकृति को फोर्थ में उदय विच्छेद करवा देंगे। तो नरक त्रिक और देव त्रिक 3 प्रकृति तो ये हो गई, मतलब 3 3 6 प्रकृति ये हो गई। अब 4 क्या है, 4 का फिगर यहाँ पे भी हमारा अनंतानुबंधी चतुष्क था, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अप्रत्याख्यान चतुष्क हो जाएगा। अप्रत्याख्यान चतुष्क क्योंकि फोर्थ गुण स्थान से आगे अप्रत्याख्यान चतुष्क का उदय नहीं होता। आगे के जो जीव होते हैं वो व्रत पचखान स्वीकार करने में समर्थ होते हैं, आंशिक रूप से ही करें या पूर्ण रूप से करें, लेकिन फोर्थ तक ही ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें अप्रत्याख्यान का उदय है, जो आंशिक रूप से भी प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं कर सकते। अब 3, ये जो 3 है इसको समझना, हमारे देव हो गई, 2 में हम 2 अनुपूर्वी रखते हैं और 3 प्रकृति बची है जो ओनली दुर्भक्ति, हाँ फोर्थ गुण स्थान वाली दुर्भक्त्रिक हो जाएगी। ठीक है, दुर्भग, अनादेय और अयशकी। ठीक है, ये प्रकृति हो गई दुर्भक्त्रिक वाली, मतलब फोर्थ गुण स्थान में ही इनका उदय, फोर्थ गुण स्थान तक ही इनका उदय रहता है 1 से 4 तक। ठीक है, तो नरक त्रिक देव त्रिक, नरक त्रिक देव त्रिक में क्या आया था, नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकायु, देव गति, देवानुपूर्वी, देवायु। तो 2 अनुपूर्वी हमने यहाँ पर हटा दी है और शेष 2 अनुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंशानुपूर्वी, वो भी हम हटा देंगे, क्योंकि चारों अनुपूर्वी विग्रह गति की जब बात करते हैं तो फोर्थ गुण स्थान में विग्रह गति या तो फर्स्ट गुण स्थान में होगी या सेकंड में होगी या फोर्थ में होगी। सेकंड में भी नरक गति की, मतलब नरक अनुपूर्वी का उदय नहीं रहता, शेष 3 गतियों की विग्रह गति हो सकती है। बाकी फर्स्ट में फोर्थ में, इससे के आगे के गुण स्थान पर्याप्त जीवों के ही होते हैं। अगर कोई श्रावक बन रहा है, कोई संयत बन रहा है, तो वो क्या होगा, कोई श्रेणी चढ़ रहा है, क्या अपर्याप्त जीव होंगे, नहीं हो सकते। विग्रह गति वाले होंगे, नहीं हो सकते। तो वो विग्रह गति क्या है, आगे के गुण स्थानों में नहीं होने से हमने चारों ही अनुपूर्वी यहाँ पर हटा दी। ठीक है, तो हमने 2 गति की अपेक्षा हटाया और चारों अनुपूर्वी की अपेक्षा हटा दिया और फिर दुर्भक्त्रिक हटा दी, और गुण स्थान के रीजन से हमने अप्रत्याख्यान चतुष्क भी हटा दिया।
अब ये 15 प्रकृति माइनस करेंगे तो फिफ्थ गुण स्थान में कितनी बची? 104 में से 15 माइनस करेंगे तो 89 89 प्रकृति हुई। अब 89 प्रकृति चेक कर लेते हैं, कोई विशेष नई प्रकृति अनुदयमान हुई है क्या? अभी तक अनुदयमान क्या क्या बचा, अब ये भी देख लेते हैं। फिफ्थ गुण स्थान में अनुदयमान क्या बचा 122 की अपेक्षा? नामकर आहारक द्वीप। एक तो तीर्थंकर नाम कर्म बचा है, एक आहारक द्वीप बचा है ना, तीन ही प्रकृति बची। तो उनका वापस से स्टार्ट होगा क्या इस गुण स्थान में? अभी नहीं, नहीं होगा, पांचवें में नहीं फिफ्थ होगा। में नहीं होता। तो अनुदय में भी 0 और उदय प्रारंभ में भी 0। अब फिफ्थ गुण स्थान है, फिफ्थ गुण स्थान में हम क्या देखेंगे? फिफ्थ गुण स्थान में ऐसा मतलब एक हमने जो एब्रिविएशन रखा था वो था मांग, मतलब जो श्रावक होता है वो संयम की मांग करता है। तो संयम की मांग श्रावक करता है तो MANG, M से मोहनी कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म। ठीक है, मोहनी कर्म में क्या होगा? प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क, क्योंकि गुण स्थान है फिफ्थ, उसके आगे प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क का उदय नहीं होता। आयुष्य, आयुष्य कौन सी आयु जाएगी? फिफ्थ गुण स्थान तक कौन सी आयु रहेगी? 2 आयु हमने हटा दिए, 2 आयु का विच्छेद करवा दिया। हमारे पास 2 आयु शेष है, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। मनुष्य आयु का उदय हमको 14 गुण स्थान तक चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा होगा? तिर्यंच आयु। तिर्यंच आयु का विच्छेद होगा। ठीक है, अब नाम कर्म, एक प्रकृति नाम कर्म की, कौन सी प्रकृति होगी नाम कर्म की? तिर्यंच आयु हटाई है तो तिर्यंच गति भी हटा दो, क्योंकि तिर्यंच अनुपूर्वी तो हमने फोर्थ में ही हटा दी। ठीक है, अब ये क्या था जी, गोत्र कर्म में क्या हटेगा? गोत्र। ये हो गया 4 5 6 7, 7 प्रकृति हो गई। 89 अब 89 में से 7 गए, कितने बचे? छठे गुण स्थान में 89 में से 7 विच्छेद हटा देंगे तो 82 बचा। ठीक है, अब क्योंकि ये छठा गुण स्थान है, अनुदय में हमारे पास 3 प्रकृति चल रही थी, तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक, पर हो सकता है कि कोई छठा गुण स्थान वाला संयत आहारक द्विक का क्या कर ले, अपने आहारक लब्धि का यूज कर ले, मतलब उसके अंदर आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का क्या हो जाए? उदय हो जाए, तो वो पुनः उदय में हम 2 प्रकृति को ऐड कर देंगे। ठीक है, अनुदय में तो अभी तीर्थंकर चल ही रही है, नई कुछ भी अनुदय में नहीं गई, तो 2 प्रकृति ऐड कर देने से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 84। ठीक है, अब ये क्या है? 6th गुण स्थान है, प्रमत्त अवस्था वाला गुण स्थान है। प्रमत्त अवस्था की एंडिंग हो रही है, प्रमत्त अवस्था के बाद अप्रमत्तता के गुण स्थान आएंगे। अप्रमत्त गुण स्थानों में इतनी प्रगाढ़ निद्रा होगी क्या? नहीं होती। तो 3 क्या कर दो? स्त्यानर्धि त्रिक को हटा दो। ठीक है, ये प्रगाढ़ निद्रा है और ऐसे निद्रा का उदय अप्रमत्त जीवों में नहीं होता। ठीक है, अब ये 7th गुण स्थान की बात करें तो 7th गुण स्थान में 3 माइनस कर देंगे तो कितनी बची? 81। ठीक है, कुछ भी नया मतलब कुछ भी अनुदय में नहीं है और तीर्थंकर का वापस प्रारंभ हुआ क्या 7th में? नहीं होगा। अब 7th गुण स्थान है, 7th में हमको ऐसी प्रकृतियों का विच्छेद करवाना है जो श्रेणी में यूजफुल नहीं है। जो सहनन है, 5 सहनन, संस्थान वाले तो सभी जा सकते हैं 13 गुण स्थान तक, मतलब आगे 14 तक भी जा सकते हैं, पर कर्म का उदय कहाँ तक रहेगा? पुद्गल विपाक नहीं होने से 13 तक ही रहेगा। लेकिन जो संस्थान ना, हाँ सहनन है, वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला जीव ही क्या कर सकता है? श्रेणी का आरोहण कर सकता है। हम क्या कर दें? यहाँ पे 5 सहनन को माइनस कर दें। ठीक है, जो अंतिम के 5 सहनन है वो 5 सहनन हम माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर श्रेणी के गुण स्थान है, 7वें गुण स्थान तक के आगे में या तो द्वितीयोपशम सम्यक्त होगा या फिर शायिक सम्यक्त होगा। दोनों सम्यक्तों में मतलब द्वितीयोपशम या फिर शायिक में सम्यक वेदनी का उदय रहता है क्या? नहीं रहता। तो सम्यक वेदनी को भी 7th गुण स्थान तक ही उदय बता देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखें
अब हमने बात करी कि सिक्स्थ गुण स्थान में हमने उदय वाली प्रकृति स्टार्ट करी, लब्धि की अपेक्षा आहारक की लब्धि है। हमारा क्लास सिक्स्थ गुण स्थान से ज्यादा 7 तक जा सकता है, उसके बाद तो वापस उसको सिक्स्थ में आना पड़ेगा, या फिर 7 से आगे जाना है वो हटाना पड़ेगा, आहारक की लब्धि से हटना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आहारक शरीर है, आहारक शरीर अंगोपांग है, इनका क्या होगा, 7 तक ही उदय उदय रहे। हो सकता है। आहारक द्विक, वैसे ही वैक्री भी लब्धि से बनाया है संयत से, वैक्री द्विक का भी उदय 7 तक ही रह सकता है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके अलावा एक प्रकृति बताई हमने कि उद्योत नामकरण का उदय 1 से 7 तक होता है। ठीक है, तो उद्योत को भी हमने इसमें रख दिया। रीजंस हमने अभी देखे थे कि वैक्री शरीर और आहारक शरीर में ही उद्योत का उदय होगा। प्लीज नोट कीजिए, वैक्री शरीर और आहारक शरीर में ही उद्योत का उदय होगा। और अगर वैक्री शरीर और आहारक शरीर में उद्योत का उदय है और वो 7वें गुण स्थान तक ही उदयमान है, तो उद्योत नामकरण भी 7वें गुण स्थान तक ही उदय होगा, उसके बाद उसका विच्छेद हो जाएगा। तो कितनी प्रकृति होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 प्रकृतियां क्या होंगी, उदय विच्छेद हो जाएंगी। तो 8 गुण स्थान में हमारे पास क्या बचा, 81 में से 11 माइनस कर देंगे तो 70, 70 प्रकृति बची। अनुदय में गुण स्थान में नया स्टार्ट हुआ है क्या, तीर्थंकर नामकरण सीधे 13 पे होगा, तो तब तक हमारी सारी प्रकृति अनुदय उदय प्रारंभ में 0 ही रहेंगी। ठीक है, तो 8 में कितनों का विच्छेद होगा, तो बंध में हम 3 भाग करते थे, पहले निद्रा द्विक का विच्छेद करवाते थे, फिर बहुसंख्य भाग में नामकरण की 30 प्रकृति का करवाते थे, और एंडिंग में हम हास्य चतुष्क का करवाते थे। ठीक है, पर हास्य चतुष्क का बंध, उसमें चतुष्क में हमने क्या हटाया था, आरति और शोक। हास्य षटक में से ये 2 प्रकृति हटाने पर ही क्या हुआ था, हास्य चतुष्क हुआ था। तो अभी हमने इनका उदय विच्छेद नहीं करवाया। ठीक है, तो जब हम बंध विच्छेद की बात करते हैं, बंध विच्छेद की जब हम बात करते हैं, तो हास्य चतुष्क का बंध विच्छेद होता है 8th गुण स्थान में, और ये दोनों का किस में हो गया है, 6th में ही हो गया। लेकिन जब हम उदय विच्छेद की बात करते हैं, तो पूरे के पूरे हास्य षटक का क्या होता है, 8th गुण स्थान में उदय विच्छेद होता है। ठीक है, मतलब ये 4 प्रकृतियों का तो उदय विच्छेद 8 में है ही है, और अरति शोक की जब बात करते हैं तो इनका भी किस में होता है, 8 में ही उदय विच्छेद होता है। तो 6 की 6 प्रकृतियों का 8 में क्या कर देंगे, उदय विच्छेद कर देंगे। अनुश्री जी, एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? हाँ, एग्जाम में ऐसे आया कि वे जैसे 7वें गुण स्थान में या 8वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है, तो हमको ऐसे ही लिखना है ना, जैसे 7 में 81 है, 8 में 70 है, तो ऐसे ही लिखना है हाँ, ना हमको? उदय योग्य प्रकृति, हाँ, उदय योग्य प्रकृति पूछ रहे हैं। ठीक है, विच्छेद का होगा तो उधर वाली लिख देंगे। हाँ, विच्छेद अगले विच्छेद का पूछेंगे तो ये होगा, और उदय योग्य बोलेंगे तो ये होगा, और विच्छेद वाली अगले गुण स्थान में जाके माइनस होती है। 7th गुण स्थान, ये 8th गुण स्थान में 70 प्रकृति थी, 6 का उदय विच्छेद हो गया। 9th में कितनी बची, 64। अब 9th गुण स्थान जो है, 9th गुण स्थान तक ही जीव क्या रहता है, इसमें अलग अलग पोर्शंस है। एक सबसे पहले पोर्शन में तो वो अवेदी बनता है, तीनों वेद का उदय विच्छेद हो जाएगा। सेकंड पोर्शन में वो क्रोध का विच्छेद करता है, फिर मान का विच्छेद करता है, फिर माया का विच्छेद करता है। क्योंकि उदय की बात चल रही है, तो 9th गुण स्थान के लास्ट वाले पोर्शन में क्या रहता है, उसके लोभ का उदय रहता है। उसके साथ साथ में 10th गुण स्थान में भी लोभ का उदय होता है, और यहाँ पे जाके उसके लोभ का क्या होता है, उदय विच्छेद होता है। ठीक है, तो ये 3 वेद हो जाएंगे, यहाँ क्रोध हो जाएगा, मान हो जाएगा, माया हो जाएगा, और ये 9th गुण स्थान कंप्लीट होते में कुछ भी नहीं हुआ, और 10th गुण स्थान में लोभ का उदय विच्छेद हो गया। ठीक है, तो इस अपेक्षा से हमने क्या बताया, यहाँ पर 60, चलो यहीं पे देख लेते हैं ना, इसके अलग अलग जब पार्ट्स करेंगे तो 64 में सबसे पहले 3 वेद में से एक वेद माइनस हुआ, जो भी वेद उसका उदय था,
पर तीनों प्रकृति यहीं पे ही माइनस होती है। तो 61 बचा। फिर क्रोध माइनस हुआ 60 बचा। मान माइनस हुआ 59 बचा। माया माइनस हुआ 58 बचा। ठीक है, अब 9th गुण स्थान है, 9th गुण स्थान ही चल रहा है, पर 9th गुण स्थान में अभी कुछ का भी विच्छेद नहीं होता। फिर जीव 10th गुण स्थान में आता है। 10th गुण स्थान में भी उसके 58 था, और उसके बाद फिर उसके लोभ का क्या होता है, विच्छेद होता है। और जब जीव 11वें गुण स्थान में आता है तो 11वें गुण स्थान में क्या बचता है, 57। ठीक है, और 57 में क्या बोलेंगे अब कि 57 उपशमक श्रेणीवर्ती जीव में निद्रा द्विक का उदय हो सकता है, शपक श्रेणी में नहीं हो सकता। तो उपशमक श्रेणी 11वां गुण स्थान है, 12वें गुण स्थान में निद्रा द्विक का उदय नहीं हो सकता शपक श्रेणी वाले गुण स्थान में। वैसे शपक श्रेणी के ये 8, 9, 10 में भी नहीं होता है। बाकी शपक श्रेणी से जाकर जो 12वें गुण स्थान में जाता है तो उसमें निद्रा का उदय नहीं होने से निद्रा द्विक को हमने 11th गुण स्थान में क्या कर दिया, उदय विच्छेद कर दिया। अब 12वें गुण स्थान में 57 प्रकृति में से 2 प्रकृति माइनस हो गई तो कितनी बची, 55। ठीक है, ये 55 प्रकृति है। अब 12th गुण स्थान है, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होना है 13 गुण स्थान में। तो ज्ञानावर्णी 5 का उदय हटा दो, दर्शनावर्णी 4 का उदय हटा दो, क्योंकि 3 तो हमने यहीं पे हटा दिया था, कहाँ गया, 3 यहाँ हटाया, 2 यहाँ हटाया दर्शनावर्णी, बची 4। और फिर अंतराय की 5 प्रकृति हटा दो, कितनी हो गई, 14 प्रकृति। 14 प्रकृति माइनस हो गई। 13वां गुण स्थान आया, 13वें गुण स्थान में ये 55 में से 14 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 41 बची है ना। अब 41 बची, इधर बता देती हूँ मैं, ठीक है। ये 13 गुण स्थान, ये 12th गुण स्थान में 55 प्रकृति थी। 14 का क्या हुआ, उदय विच्छेद हुआ। 51 में 55 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 41। ठीक है, पर ये 13 गुण स्थान है, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय प्रारंभ करवा दो। ठीक है, तो 42 प्रकृति उदय योग्य हो जाएंगी। ठीक है, अब ये क्योंकि ये 13 गुण स्थान है, 13 गुण स्थान में अलग अलग डिविजन है। सबसे पहले मन योग का निरोध होता है, फिर वचन योग का निरोध होता है। तो सुस्वर या दुस्वर 2 प्रकृति चली जाती हैं, तो 40 प्रकृति बची। उसके बाद फिर ये हो गई वचन योग रिलेटेड। फिर आनापान निरोध होता है, उच्छ्वास नाम कर्म चला जाता है। और फिर काय योग का निरोध होता है, मतलब 13 गुण स्थान का लास्ट समय। तो किसका निरोध हो गया, यहाँ 39 बची थी, तो अब किसका निरोध हो गया, सारी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों का निरोध हो जाता है। ये मन योग का निरोध कब होता है? ये एक था, और यहाँ पर क्या था, अच्छा सॉरी, ये 55 में 14 प्रकृति थी, 42 में वचन योग था तो सुस्वर दुस्वर गया, और इसमें उच्छ्वास गया, फिर आनापान में उच्छ्वास गया है। फिर ये लास्ट में आएगा पुद्गल विपाकिनी प्रकृति। पुद्गल विपाकिनी जितनी भी प्रकृति थी वो सारी पुद्गल विपाकिनी प्रकृति में क्या हो जाएगा, 26 प्रकृति है, नहीं 24 प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है। ठीक है, अब 24 प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है, उसके अलावा 2 विहायो गति, तो टोटल कितनी हो गई, 26 प्रकृति इसमें लास्ट में एंडिंग होगी, क्योंकि 2 विहायो गति पुद्गल विपाकिनी नहीं है, लेकिन जीव विपाकिनी होने के बाद भी काय योग की प्रवृत्ति से रिलेटेड होती है। तो ये 24 प्रकृति का आप लोग निकालना होमवर्क है। अभी हमने देखा था 13 गुण स्थान रिलेटेड, तो ये 24 प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है, और 2 विहायो गति, ऐसी 26 प्रकृतियों का क्या हो जाएगा, उदय विच्छेद हो जाएगा। 39 में से 26 माइनस करेंगे तो कितनी बची 14वें गुण स्थान में, 13 प्रकृति। 13 प्रकृति उदय योग्य है, और 13 का क्या होता है, विच्छेद होता है। ठीक है, अब ये 13 में से 13 की 13 प्रकृतियां सभी उदय में रहती हैं, लेकिन 13 में से 12 प्रकृति रह सकती है एट अ टाइम, और एक जो है वो ऑप्शन है, क्योंकि अगर यहाँ पे 7 वेदनी का उदय है तो 7 वेदनी का उदय नहीं होगा,
अगर असातवेदनी का उदय है तो सातवेदनी का उदय नहीं होगा। और तीर्थंकर का उदय सब में नहीं होता, जिनमें है उनमें होगा 14 के लास्ट समय तक। ठीक है, ये एक बार हमने कर लिया। अब ये 24 आप लोग निकालना, इसको वापस एक बार देखना, फिर नेक्स्ट में हम ध्रुवोदय अध्रुवोदय के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज इतना रखते हैं। दीदी अब 13वें आचार्य गुणस्थान में मन योग का निरोध कब होता है? वचन योग के पहले, सबसे सबसे पहले पहले मन योग का होता है, मतलब 13वें गुणस्थान के लास्ट अंतर मुहूर्त में पहले मन योग, फिर वचन योग, फिर आनापान, फिर काय योग, लास्ट समय तक। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय यातना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना जय जिनेन्द्र। जय